किसी भी चुनाव को सही मायने में समझना हो तो सिर्फ आंकड़ों को देखना काफी नहीं होता, आपको जमीन की कहानी सुननी पड़ती है। आज हम एक जनादेश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम एक केस स्टडी लेंगे, राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों की जिंदगी और उनके वोट के बीच असल में रिश्ता क्या है। ये विश्लेषण सिर्फ हार जीत का नहीं है, बल्कि उम्मीदों, शिकायतों और शासन की असली तस्वीर का है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जगह है कहाँ। ये है राजाखेड़ा, राजस्थान के धौलपुर जिले में, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटी हुई है। चंबल नदी के किनारे बसा ये इलाका सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है, बल्कि कई सामाजिक और आर्थिक परतों का एक संगम है। और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। और इस कहानी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास इसी एक सवाल में छिपा है। एक बड़ी नदी सिर्फ 6 किलोमीटर दूर बहती है, तो फिर यहाँ के गांव आज भी प्यासे क्यों हैं? ये सवाल सिर्फ पानी की कमी का नहीं है, ये सवाल है गवर्नेंस की कमी का, वादों और हकीकत के बीच की गहरी खाई का, और उन शिकायतों का जो यहाँ की राजनीति की दिशा तय करती हैं। वोट को समझने से पहले वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोगों को समझना जरूरी है। तो चलिए राजाखेड़ा के सामाजिक ताने बाने पर एक नजर डालते हैं। अगर हम 2023 के आंकड़ों को देखें तो इस पूरे निर्वाचन क्षेत्र की आबादी है करीब 2,70,400। ये नंबर हमें बताता है कि यहाँ राजनीति किस पैमाने पर काम करती है और हर एक वोट की अहमियत कितनी ज्यादा है। और इस आबादी में से रजिस्टर्ड वोटर्स हैं लगभग 1,95,000। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है, पुरुषों के वोट हैं करीब 1,11,000, जबकि महिला वोटर्स हैं लगभग 96,000। ये जो फासला है ना, ये अपने आप में शासन और प्रतिनिधित्व पर कई सवाल खड़े करता है। यहाँ की जो सामाजिक बनावट है वो यहाँ की राजनीति की दिशा तय करती है। अब देखिए, लगभग 22% आबादी अनुसूचित जाति से है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के करीब बड़े समूह हैं, और सबसे अहम करीब 50% लोग यानी हर 2 में से 1 व्यक्ति सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। मतलब साफ है, यहाँ जमीन और जाति दोनों ही राजनीति की धुरी हैं। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि जब लोग वोट देते हैं तो वो क्या कहते हैं। चलिए आंकड़ों की ज़बानी सुनते हैं। ये देखिए 2023 के चुनाव के नतीजे। कांग्रेस को मिले 53% से कुछ ज्यादा वोट और बीजेपी को करीब 44%। हाँ, मौजूदा विधायक की जीत हुई बिल्कुल, लेकिन ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि मुकाबला कितना कड़ा था, और ये भी कि जो सामने वाली पार्टी है उसकी पकड़ भी काफी मजबूत है। अब जरा लंबी तस्वीर देखते हैं। ये जो टेबल है ये 1993 से 2023 यानी 7 चुनावों का पूरा इतिहास हमारे सामने रखती है। देखने में तो ये कांग्रेस का गढ़ लगता है ना, उन्होंने 10 बार यहां से जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी सिर्फ 2 बार। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, 2013 के बाद से बीजेपी का वोट शेयर देखिए, ये 26% से बढ़कर सीधा 44% पर पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि यहाँ की राजनीतिक जमीन धीरे धीरे बदल रही है। एक और दिलचस्प बात, यहाँ वोटिंग का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। 2018 में 73% लोगों ने वोट दिया था, 2023 में ये बढ़कर 77% हो गया। अब सवाल ये है कि ये जो लोग घरों से ज्यादा निकल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी पार्टी के लिए उत्साह है या फिर व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा? पार्टियों को इस पर बहुत गहराई से सोचना होगा। तो आंकड़े तो हमने देख लिए, पर सवाल ये है कि ये आंकड़े ऐसे क्यों हैं? वोट के पीछे की वजह क्या है? अब हम उन्हीं जमीनी मुद्दों पर बात करेंगे जो असल में वोट को चलाते हैं। तो ये हैं वो 5 सबसे बड़ी शिकायतें जो इस इलाके में बार बार सामने आती हैं। पानी की जबरदस्त किल्लत सालों से चली आ रही है, खराब सड़कें और टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती से जुड़ी परेशानियां और सिंचाई का न होना, बेरोजगारी, और शायद सबसे बड़ी चीज प्रशासनिक उदासीनता। लोगों को लगता है कि उनकी कोई सुनता ही नहीं। असल में चुनाव का मैदान यही मुद्दे हैं। और ये जो एक बात सामने आई है, ये उस पूरी कहानी को एक लाइन में कह देती है कि वोटर्स शिकायत करते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने जुबानी वादे तो बहुत किए, जैसे पानी का काम करवा देंगे, लेकिन उन पर कभी अमल नहीं किया। ये जो भरोसे की कमी है ना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और देखिए, यही हमें एक पल रुक कर सोचना होगा। हमारा संविधान हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। जब पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए किए गए वादे भी खोखले साबित होते हैं, तो ये सीधे सीधे उस गरिमा पर चोट है।
तो ये भरोसे की कमी ये आती कहाँ से है? अक्सर इसकी जड़ें वोटर और उनके चुने हुए प्रतिनिधि के बीच बढ़ती दूरी में होती हैं। चलिए इसी नजरिए से मौजूदा विधायक के प्रोफाइल को समझते हैं। और ये कोई व्यक्तिगत विश्लेषण नहीं है, ये एक सिस्टम को समझने की कोशिश है कि कौन सी चीजें उनकी राजनीतिक स्थिति पर असर डालती हैं। इस स्लाइड पर एक तरफ ताकत है, दूसरी तरफ कमजोरी। ताकत क्या है? एक तो मजबूत पकड़ है, पारिवारिक विरासत है, जमीन से जुड़ाव है और कांग्रेस का एक पारंपरिक वोट बैंक भी है। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां भी हैं, जैसे कि उनकी संपत्ति को लेकर एक धारणा है कि वो आम लोगों से कटे हुए हैं, और ये धारणा तब और मजबूत हो जाती है जब जमीन पर प्रशासनिक सुस्ती दिखती है। फिर एक लंबित आपराधिक मामला और कुछ इलाकों में बूथ मैनेजमेंट का कमजोर होना, मतलब वोट वाले दिन अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक लाने की जो व्यवस्था है वो कहीं कहीं ढीली है। ये सारी चीजें मिलकर लोगों की सोच को प्रभावित करती हैं। तो अभी तक हमने समस्या को समझा, उसका निदान किया। अब बात करते हैं समाधान की, कि एक बेहतर शासन के लिए एक व्यवस्थित रोडमैप क्या हो सकता है। ये एक 5 सूत्रीय ढांचा है। पहला, माइक्रो टारगेटेड वादे। दूसरा, स्वास्थ्य और पोषण पर फोकस। तीसरा, किसानों के साथ सीधा संवाद। चौथा, जो आपका कोर वोटर है उसे और मजबूत करना। और पांचवा, डेटा के आधार पर डिजिटल और जमीनी दोनों स्तर पर एक तेज अभियान। ये सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति नहीं, बल्कि एक प्रभावी गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट है। अब इसका एक हिस्सा थोड़ा और समझते हैं, माइक्रो टारगेटेड वादे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक गांव के लिए एक प्रॉमिस कार्ड बनाया जाए, जिसमें बड़े बड़े नहीं बल्कि छोटे, ठोस और उस गांव से जुड़े वादे हों। जैसे इस गांव में पाइप से पानी पहुंचेगा, इस स्कूल की मरम्मत होगी या इतने एलपीजी कनेक्शंस दिए जाएंगे। इससे होता यह है कि एक हवाई वादा एक जमीनी, नापने लायक और ट्रैक करने लायक कमिटमेंट बन जाता है। तो असल में ये पूरी रणनीति है क्या? ये बड़े बड़े भाषणों से ध्यान हटाकर घर के स्तर की समस्याओं को सुलझाने पर जोर देती है। मतलब जो शिकायतें लोगों ने दर्ज कराई हैं, सीधे उन पर काम करना। और इसी से हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। असली इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें या इमारतें नहीं है, असली इंफ्रास्ट्रक्चर है भरोसा। और जनादेश उसी को मिलता है जो इस भरोसे को कमाता है। तो भरोसा बनाया कैसे जाए? ये एक ठोस तरीका है। बूथ लेवल पर जो आपके कैप्टन हैं, उन्हें सिर्फ वोट लाने वाला नहीं बल्कि वोटर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाइए। उनके साथ वॉलंटियर्स हों जो हर एक शिकायत को बाकायदा दर्ज करें, और उस पर जो भी कार्रवाई हो वो लोगों को दिखे। और जब लोगों की शिकायतें दर्ज की जाती हैं तो उनका कुछ व्यक्तिगत डेटा भी लिया जाता है। भारत का जो डीपीडीपी फ्रेमवर्क है वो यही कहता है कि ये डेटा हमेशा सहमति से लिया जाना चाहिए, एक खास मकसद के लिए, और उसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये नागरिकों की निजता का सम्मान करने का एक संस्थागत तरीका है। और ये स्लाइड उस भरोसे को वापस पाने के सफर को स्टेप बाय स्टेप दिखाती है। पहला कदम, सर्वे करके उन बस्तियों को पहचानिए जहां सबसे ज्यादा अनदेखी हुई है। दूसरा, वहां गारंटी यात्रा निकालिए और सार्वजनिक तौर पर वादे कीजिए। तीसरा और सबसे जरूरी, गांव में बैठकर हर एक शिकायत को लिखिए ताकि कोई भी बात हवा में न रह जाए। चौथा, जो छोटे मोटे काम जल्दी हो सकते हैं उन्हें करके दिखाइए, उनका प्रचार कीजिए और प्रोग्रेस को सबके सामने रखिए। और पांचवा, इन सब कदमों से धीरे धीरे भरोसे की राजनीति की एक पहचान बनाइए। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब डेटा का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि सही मायने में लोगों की आवाज सुनने के लिए किया जाता है, तो क्या गवर्नेंस यानी शासन आखिरकार वो नतीजे दे सकता है जिनका लोग दशकों से इंतजार कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 8042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे